गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले आज मैं शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रथम शिक्षक जो हमारी माँ होती है, जो हमें समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवहारिक ज्ञान देती है और उसके बाद जीवन यात्रा के रूप में अनेक पथिक हमारे साथ हो जाते हैं। कोई अक्षर ज्ञान कराता है, कोई हमारे व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करता है, कोई हमें जीवन के सबक ऐसे विभिन्न तरीक़ों से सिखा जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और एक हम अमूल्य निधि के रूप में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के धारक बन जाते हैं। उन सभी शिक्षकों को मैं अपना अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी पिछली क्लास में मैंने अवलोकन के संदर्भ में परिभाषा, विशेषता और उसके प्रकारों की चर्चा की थी। आज की क्लास में मैं अवलोकन के प्रकार जो चार्ट मैंने बनाया था उसके संदर्भ में अपनी क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ। अवलोकन के प्रकार को दो भागों में बांटा गया था, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। यहाँ व्यक्तिगत अवलोकन को दो भागों में बांटा गया, अनियंत्रित और नियंत्रित अवलोकन, और अनियंत्रित को भी तीन भागों में बांटा गया, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और सहभागी। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ अवलोकन के प्रकार जो प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले अनियंत्रित अवलोकन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना तो घटनाओं पर कोई नियंत्रण होगा, ना अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। इसमें अवलोकनकर्ता एक विशिष्ट स्थिति में रहता है, वो वैल्यू फ्री होकर, वस्तुनिष्ठ होकर अध्ययन करता है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब यहाँ पर आपको यह समझना होगा अनियंत्रित अवलोकन क्या है। जब घटनाओं को स्वाभाविक रूप से घटित होते हुए हम देखें, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाए, तो ये अनियंत्रित अवलोकन की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास फोन आया कि जिला शिक्षा अधिकारी जांच करने के लिए आ रहे हैं। आप प्रधानाध्यापक सिद्धांतवादी हैं, अगर वो चाहते तो हर क्लास में जाकर अपना मैसेज दे सकते थे कि आज जांच करने के लिए अधिकारी आ रहा है, तुम आज अच्छा अभिनय करके उनको प्रभावित कर लेना। लेकिन उनके मन ने इस बात की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो चाहते थे कि जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो सुविधाएं हैं, जो असुविधाएं हैं, सबका वास्तविक अवलोकन वो शिक्षा अधिकारी करे। तो उसने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उसने यथार्थ अध्ययन करने की दृष्टि से इस बात को गोपनीय रखा और अपने साथी, अपने व्याख्याताओं को भी नहीं बताया। अब इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी आए, जैसा रेगुलर स्कूल चलता है वैसा उन्होंने देखा, क्लासें कैसे चलती हैं, विद्यार्थियों का IQ टेस्ट किया, जो उनकी बुद्धि लब्धता थी सारी उन्होंने चेक की। यहाँ पर ना तो बच्चों को कुछ कहा गया, ना अधिकारी को कुछ कहा गया, और एक वैल्यू फ्री होकर, अनियंत्रित होकर अध्ययन किया गया। इस उदाहरण में यह अनियंत्रित अवलोकन था। अनियंत्रित अवलोकन के संदर्भ में यह कहा जाता है, जब प्राकृतिक पर्यावरण एवं अवस्था में ही किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, यानी नेचुरल प्रोसेस में जो सोशल इवेंट्स घटित हो रहा है उसको उसी रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। साथ ही जो क्रियाएं हो रही हैं किसी बाह्य शक्ति के द्वारा ना तो संचालित होंगी ना प्रभावित होंगी, ऐसे निरीक्षण या अवलोकन को अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकन की जाने वाली घटनाओं को बिना प्रभावित किए हुए उसके स्वाभाविक रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए गुड़े एवं अट्ट ने इसे सिंपल ऑब्जर्वेशन, साधारण अवलोकन के रूप में बताया। जहूदा एवं कुक ने इसे असंरचित
अनस्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन का नाम दिया है। अनियंत्रित अवलोकन को परिभाषित करते हुए पीवी अंग कहते हैं, इसमें अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण नहीं रहता, केवल घटनाओं को देखता है, परीक्षण नहीं करता। यानी इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट को पीवी अंग ने स्थान नहीं दिया है। गुडेवट ने परिभाषित करते हुए कहा कि व्यक्तियों के पास सामाजिक संबंधों के विषय में जो भी उपलब्ध अधिकांश ज्ञान है उसको अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अवलोकन सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों जैसी मूल रूप में घटित हो रही है उसी रूप में देखने का प्रयास करता है। इसे असंरचित अवलोकन क्यों कहा गया? यानी इसमें किसी भी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं होता, स्वाभाविक अध्ययन पर बल दिया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन को हम 4 बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, यानी वो बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया जाएगा। अपनी व्यक्ति निष्ठता और वस्तुनिष्ठता की मध्य स्थिति में जो उसे ठीक लग रहा है कि उसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना है, उसी आधार पर वो घटनाओं को अध्ययन करेगा। दूसरा, अध्ययन की जाने वाली घटना को भी नियंत्रण में नहीं लगाया जाता है, अर्थात जो घटना घटित हो रही है उस पर भी किसी प्रकार का बाहरी शक्ति के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती है। नंबर 3, घटना का स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है। यहाँ स्वाभाविक परिस्थिति का मतलब है जैसी घटित हो रही है, जैसा लोगों का एक सामान्य व्यवहार आम जीवन में पाया जाता है उसी रूप में, ना कि उनको प्रेरित करके उनके अधिकार बदलने के लिए बाध्य किया जाए। उनको नेचुरल प्रोसेस में जैसा वो अपना बुद्धि विवेक के आधार पर व्यवहार करते हैं उसी आधार पर अध्ययन करने का प्रयास होता है। चौथा है, यह अत्यंत सरल एवं लोकप्रिय विधि है। यहाँ सरल व लोकप्रिय से तात्पर्य है कि सहजता में कोई भी व्यक्ति इसके संदर्भ में अध्ययन कर सकता है। अनियंत्रित अवलोकन की उपयोगिता क्या है? इसके संदर्भ में कहा गया कि यह स्पष्ट हो गया कि अनियंत्रित अवलोकन घटनाओं का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करने की प्रविधि है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक घटनाओं को बिना प्रभावित किए उनके स्वाभाविक रूप में देखा जाना, सूचनाएं एकत्रित किए जाने को संभव बनाना। अर्थात जब हम कोई अध्ययन के लिए गए, मैं पुनः उस उदाहरण को रिपीट कर रहा हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जब विद्यालय की जांच की गई तो ना तो विद्यार्थियों को बताया गया, ना वहाँ पर जो शिक्षक है उसको बताया गया, क्योंकि प्रधानाचार्य भी यही चाहते थे कि नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से जो दिनचर्या उस विद्यालय की है वो ही अवलोकित जिला शिक्षा अधिकारी करें। तो उसके लिए संभव प्रयास किए गए, यानी इसमें घटना को कंट्रोल करने की, प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं हुई। दूसरा, अध्ययन में निष्पक्षता व वैश्विकता बनाने को संभव बनाना। यहाँ निष्पक्षता का तात्पर्य है वैल्यू फ्री, अपने मन के पूर्वाग्रह, विचार, पसंद, रुचि, इनको अध्ययन में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि जो तटस्थ है, सामान्य रूप से जो दिखाई देता है, यथार्थ है, उसी के अध्ययन को यहाँ महत्व दिया गया है। नंबर 3, परिवर्तनशील व जटिल सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक आधार पर बनाया जाता है। कई व्यवहार हमें जटिल भी देखने को मिलेंगे, उनको सहज बुद्धि के आधार पर व्यवहार अनुयोग्य, या हम कह सकते हैं कि वो उचित अवलोकित तथ्य बन पाए, ऐसी कोशिश की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अनियंत्रित अवलोकन सार्वगर्भिक रूप से श्रेष्ठ अवलोकन का प्रकार है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, कभी कभी ज़्यादा सहजता अनेक दोष उत्पन्न कर देती है। इसमें भी दोषों को हम व्यक्त कर सकते हैं। अवलोकनकर्ता इस विश्वास से ग्रसित हो सकता है कि उसने जो अपनी आंखों से देखा वह सब सही है। परिणाम स्वरूप त्रुटि, भ्रांति आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वह
तथ्यों का पुनः परीक्षण करने से बचने लगता है। देखिए, यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप उस उदाहरण से समझने की कोशिश करना कि किस तरह देखी गई घटना, अवलोकित की घटना गलत भी हो सकती है। दो मित्र थे, एक मित्र शराब पीता था, दूसरा शराब नहीं पीता था। तो जरा जो शराब पीता था उसने अपने मित्र से कहा कि यार मुझे शराब पीने की इच्छा हो रही है, तुम मेरे साथ बियर बार चलो और मुझे कंपनी देना, तुम कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना। वो वहाँ पहुँचते हैं, उसने अपने लिए शराब का ऑर्डर किया और अपने मित्र को कंपनी देने की दृष्टि से एक कोल्ड ड्रिंक्स मंगाकर उसको दे दी गई। अब इस दृश्य को कोई सामने से अध्ययन करता देखेगा तो चूंकि शराब और कोल्ड ड्रिंक्स का रंग एक जैसा है, वो अपने तथ्य में लिखेगा निष्कर्ष में कि दोनों मित्र बियर बार की परिस्थिति में बैठकर समान रूप से शराब का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सत्य कुछ अलग है। उनमें से एक मित्र शराब पी रहा है, दूसरा मित्र वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। वो केवल उसको सहभागी होकर कंपनी देने की कोशिश कर रहा है। अब इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, यहाँ अध्ययनकर्ता जो अवलोकनकर्ता की भूमिका में है उसको भ्रांति नहीं रखनी चाहिए थी, क्रॉस चेक करना चाहिए था और येन केन प्रकारेण उसे अंतिम सत्य तक पहुंचने की सार्थक कोशिश करनी चाहिए थी। और वो निष्कर्ष लिख देता है गलत कि दोनों मित्र शराब पी रहे हैं। इस तरह के दोष कई बार आ जाते हैं, इसलिए ये अनियंत्रित अवलोकन गलत हो जाता है। दूसरा, कभी कभी अनावश्यक तथ्यों के संकलित हो जाने के कारण समय, धन, परिश्रम अपव्यय होता है और इसकी संभावना सदैव बनी रहती है। देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जिस घटना का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे सूचनादाता है, उनके प्रति हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होना है। वो लोग जब अपनी बात कहते हैं तो हम उनको झिड़क भी नहीं सकते, क्योंकि हम उसके साथ विनम्रता के साथ पेश आएंगे। ऐसी स्थिति में वो लोग कभी कभी अनावश्यक तथ्य जिनका हमारे विषय से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है वो हमको बताने लगते हैं। हम उन्हें धैर्यपूर्वक सुने, लेकिन हमारी समस्या ये होती है, इससे हमारा समय खराब होता है, हमारी मेहनत खराब होती है, पैसा खराब होता है और अनावश्यक यानी अतिरिक्त आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं जो दोष में बना देते हैं। तीसरा, घटनाओं को देखते समय अवलोकनकर्ता तथ्यों का लेखन नहीं कर पाता, अनावश्यक सूचनाएं छूट भी सकती है। देखिए, अवलोकन का एक नियम है स्मृति, बोध और प्रलेखन। स्मृति का मतलब जो कुछ आप अवलोकित कर रहे हैं उसे याद रखें। बोध का तात्पर्य उसको समझने की कोशिश करें। और प्रलेखन का मतलब उस समझे गए व्यवहार को प्रपत्र पर क्रमशः लिखते जाएं। जब हम अध्ययन करने के लिए जाते हैं फील्ड में, अवलोकनकर्ता की भूमिका में जब हम रहते हैं तो कई बार लंबे समय तक अवलोकन करने के बाद भी हम सूचनाओं को एकत्रित कर तो लेते हैं, दिमाग में स्थापित भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी याददाश्त हमें धोखा दे जाती है। हम याद भी रख पाए तो उनको समझ नहीं पाते हैं और सही अर्थों में उसका प्रलेखन नहीं होता और अनियंत्रित अवलोकन दोषपूर्ण बन जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षपात आ जाने के कारण वैज्ञानिकता खतरे में पड़ सकती है। इसका तात्पर्य है कि अध्ययनकर्ता तटस्थ होकर अध्ययन कर रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसमें कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह आ जाता है, क्योंकि हमारी आतिथ्य सत्कार की परंपराओं में जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और मान लीजिए उसने हमें चाय कॉफ़ी ऑफर किया, बात ही बातों में पता लगा वो हमारी जाति का है, हमारे गांव के पास का है, तो कई बार अध्ययनकर्ता जो अवलोकनकर्ता की भूमिका में है वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है, उससे प्रभावित होने लगता है और तथ्य संकलन के निष्कर्षों में उनकी ही भाषा में लिखने लगता है, यानी कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो गया। ऐसी स्थिति में पक्षपात कर जाता है, गलत को सही और सही को गलत प्रस्तुत करने लगता है और वैज्ञानिकता खतरे में पड़ जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके हम दूसरे पार्ट पे बात करेंगे, नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन पूरी तरह अनियंत्रित अवलोकन का विपरीत पक्ष है। इसके संदर्भ में पीएच मान, जिन्होंने किताब लिखी है मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी, उस पुस्तक में नियंत्रित अवलोकन को अपने शब्दों में इन्होंने समझाया और कहा कि नियंत्रण से हमारा तात्पर्य
वैज्ञानिक परिशुद्धता की दृष्टि से अवलोकन को प्रमाणित करता है। इसमें अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता है, साथ ही अवलोकन करने वाली सामाजिक घटना पर भी नियंत्रण किया जाता है। देखिए, इस विधि में अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर किया गया है, क्योंकि अनियंत्रित अवलोकन में विश्वसनीयता व तटस्थता का अभाव था। उसी को दूर करने के लिए इस अवलोकन का सूत्रपात किया गया। इसमें अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होता है, साथ ही अवलोकन की जाने वाली घटना या परिस्थिति पर भी नियंत्रण किया जाता है। आप इसको यूँ समझें, मेरे पूर्व के उदाहरण में जिला शिक्षा अधिकारी जब किसी विद्यालय की जांच करने के लिए आते हैं तो दोनों को कंट्रोल किया गया। जैसे प्रधानाचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन पर कहा, देखिए साहब, सीमित संसाधन हैं, हम येन केन प्रकारेण जैसे तैसे विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। आप आएंगे, निश्चित तौर पर अनेकों कमियां मिलेंगी। आपसे निवेदन है, आप हमारी अच्छाइयों को देखना, कमियों को छिपा देना। एक आग्रह किया, मतलब अवलोकनकर्ता को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। दूसरी ओर वो क्या करता है, प्रधानाचार्य अपने साथियों की मीटिंग बुलाता है, विद्यार्थियों की मीटिंग करके उनको मैसेज देता है कि देखो, कल अमुक समय पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आएंगे, आपको अपने व्यवहार को विनम्र रखना है, कोई अल्लाह गुल्ला नहीं करेगा, चप्पल जूते लाइन में लगा देना, पेड़ के गमले मुख्य द्वार पे रख देना, रंगोली बना लेना। यानी जो नेचुरल प्रोसेस में जो विद्यालय चल रहा था उसके विपरीत कंट्रोल करके अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश की गई है। अब आप इसमें देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी को भी बोल दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया कि भाई आप अच्छाई देखना, बुराई मत देखना। बच्चों को भी कह दिया गया कि अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव करना, विनम्रता से बोलना, अल्लाह गुल्ला मत करना। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें घटना को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और जो अवलोकन करता है उस पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। यहाँ अवलोकन संबंधी पूरी योजना तैयार की जाती है कि कैसे अवलोकन किया जाएगा, अगर कुछ नकारात्मक हुआ तो उसको सुधार कैसे करेंगे, ये चीज़ें पहले से इंगित होती है। इसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं साधनों की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस नियंत्रित अवलोकन में दो प्रकार के नियंत्रण की बात कर रहे थे। पहला था सामाजिक घटना पर नियंत्रण और दूसरा था अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। इनको हम क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है सामाजिक घटना पर नियंत्रण, यानी इसमें हम जो घटना घटित हो रही है उस घटित होने वाली घटना के संदर्भ में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। इस प्रविधि में अवलोकित घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में परिस्थितियों को नियंत्रित करके अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं अथवा परिस्थितियों को नियंत्रित करके उनका अध्ययन करता है। मैंने अभी जो उदाहरण दिया था कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जब विद्यालय का जांच करने के लिए आते हैं तो उनके नेचुरल बिहेवियर का स्टडी होना चाहिए था, लेकिन प्रधानाचार्य के द्वारा उन्हें पहले ही बता दिया गया कि आपके विद्यालय की जांच करने के लिए कोई आएगा और बच्चों से कह दिया गया कि आप अल्लाह गुल्ला ना करें, पदवेश लाइन में लगाएं, पेड़ों के गमले मुख्य द्वार पे रख दें, रंगोली बनाएं। इट मीन्स आप उस घटना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात सत्य प्रतीत हुई कि परिस्थितियों को निर्मित करके सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहारों को नियंत्रण करने का एक दुष्कर कठिन कार्य करना होता है। अब ये चीज़ें कहाँ सक्सेसफुल है, विशेषकर बालकों के व्यवहारों में, श्रमिकों की कार्यदशाओं में और इस तरह के सामूहिक अवलोकन वाले जो बिंदु हैं उन पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी फैक्ट्री में कोई श्रम अधिकारी जांच करने के लिए आए और वहाँ पर निश्चित तौर पर श्रमिकों में विसंगतियाँ पाई जाएंगी, उनके पास प्रॉपर वर्दी नहीं होगी, उनके पास संसाधन नहीं होंगे जो उनको सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक उनको उपलब्ध नहीं करा पाता। ऐसी स्थिति में वहाँ पर उन श्रमिकों को ये कह दिया जाए कि आप जांच अधिकारी को ये बोलना कि हमारे पास संसाधन तो हैं लेकिन हम आज लाए नहीं। इट मीन्स वहाँ घटना पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। दूसरा इसका पक्ष है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। इसका तात्पर्य है इसमें घटना पर नियंत्रण न रखकर
अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जाता है। यह नियंत्रण कुछ साधनों के द्वारा संचालित किया जा सकता है। अवलोकन की विस्तृत पूर्व योजना के रूप में, अवलोकन अनुसूची बनाने के रूप में, मानचित्र, विस्तृत क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। और नियंत्रण के संबंध में गुणेभट्ट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण अधिक व्यवहारिक प्रभावी प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि नियंत्रित अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता एवं तटस्थता की दृष्टि से अनियंत्रित अवलोकन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और यही इसकी लोकप्रियता का आधार है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण कैसे होगा? यहाँ अवलोकनकर्ता के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कुछ हम भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण है, अगर किसी भीड़ के अंदर हम भीड़ को ये पहले से बता दें हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा हमारे पास है, तो भीड़ के सदस्य अपने व्यवहार को तत्काल रूप से चेंज करेंगे। साथ ही हमें पता है कि हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम मुंह पर सांकेतिक इशारा करके अन्य लोगों को क्या बोल देंगे, चुप हो जाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। आप उस स्थिति में अपने आप पर, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने चुनौती है कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, आप पिक्स ले रहे हैं, फोटो के माध्यम से सटीकता उसमें देखी जा सकती है, आप डायरी के माध्यम से, सूची बनाने के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि जब खुद पर कंट्रोल होगा, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होगा, तो वो सम्यक दृष्टि के आधार पर अपने अध्ययन को ठीक प्रकार से कर सकता है। अब प्रश्न उठता है, नियंत्रित व अनियंत्रित अवलोकन में क्या अंतर होता है? दोनों पद्धतियों को हमने स्पष्ट किया। इसमें मुख्य रूप से जो अंतर है वो ये है, नंबर 1, नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं एवं परिस्थितियों को अध्ययन के दौरान कुछ समय तक नियंत्रित रखना पड़ता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं के विभिन्न पक्षों को आवश्यकता के अनुसार उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित किया जा सकता है। इसका अर्थ है, जब कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा तो उस स्थिति में घटनाओं को हम कंट्रोल कर लेते हैं। उस स्थिति में घटनाओं को हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखने का प्रयास करते हैं, जबकि अनियंत्रित में घटनाओं को स्वाभाविक रूप से घटित होते हुए देखा जा सकता है। दूसरा अंतर है, नियंत्रित अवलोकन का संचालन पूर्व योजना के अनुसार किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन बिना योजना के भी किया जा सकता है। इसका अर्थ है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में हम प्लानिंग कर लेते हैं कि कौन सी अनुसूची बनाएंगे। हमारे पास संसाधन के रूप में टेप रिकॉर्डर, कैमरा, रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा जो हम पर कंट्रोल कर रहा है, जबकि नियंत्रित अवलोकन की विपरीत स्थिति में, अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविक अध्ययन होता है, तो वहां पर कोई योजना नहीं होती, सीधे ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटना को सीधे सीधे घटित होते हुए देखा जा सकता है। तीसरा बिंदु है, नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अपने व्यवहार को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित करना पड़ता है, यानी जो उसने प्लानिंग की हुई है उस योजना के आधार पर वो घटना को अपने आप में कंडक्ट करता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में इस प्रकार के नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे किसी के निर्देश की पालना नहीं करनी, वो अपनी मर्जी का स्वयं मालिक होता है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठता के मध्य वो वस्तुनिष्ठता को चुनता है और अध्ययन करने लगता है। चौथा बिंदु है, नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन हेतु कतिपय यंत्र जैसे अवलोकन निर्देशिका, अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में यंत्रों की आवश्यकता प्राय नहीं पड़ती है। सीधा सा अर्थ है, जब कंट्रोल्ड होगा तो हमारे पास कहीं ना कहीं कैमरा भी होगा, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होगा, अनुसूची अवलोकन के आधार पे हम बना के लाएंगे, कुछ कार्ड्स होंगे, बिंदु होंगे, जबकि अनियंत्रित में कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा वो फील्ड में जाके अध्ययन कर सकता है। पांचवा बिंदु है, नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है।
अतः अध्ययन निष्पक्ष, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ बना रहता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक रूप में ही देखा जाता है, अतः कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना बनी रहती है। यह अंतर है। यानी इसको आप यूँ कह सकते हैं कि जब कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा तो बायस्ड होने की, पूर्वाग्रह आने की संभावना कम होती है। जब अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है नियंत्रित आधार पर, तो कहीं ना कहीं अवलोकनकर्ता अपने विचार, पसंद, रुचि को डाल देता है और वहाँ पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। अगला बिंदु है नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होने के कारण अध्ययन गहन एवं सूक्ष्म नहीं हो पाता, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होने के कारण स्वाभाविक, गहन व सूक्ष्म अध्ययन हो सकता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं, जब आपके ऊपर तलवार टंगी है और फिर आपसे कहा जाए कि आप जोर से हंसिए, निश्चित तौर पर आप हंस नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल है कि तलवार टंगी हुई है। एक आपको फ्री छोड़ दिया जाए, मुक्त हृदय से कहा जाए कि आप हंसिए, तो आप हंस पाएंगे। तो मानवीय स्वाभाविक प्रक्रिया के उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि जब नियंत्रित अवलोकन होगा तो आप सहज अध्ययन नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक अध्ययन से दूर चले जाएंगे। और जब आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो निश्चित तौर पर ये तीनों तत्व, सहजता, स्वाभाविकता और सूक्ष्मता, गहनता के आधार पर आपके अध्ययन में शामिल हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब व्यक्तिगत और सामूहिक अवलोकन की पृष्ठभूमि में जो हमने अनियंत्रित अवलोकन को देखा था, इसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया: पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी और असहभागी। अब इसका मैं पहला टुकड़ा ले रहा हूँ। सहभागी अवलोकन क्या है? सहभागी निरीक्षण या अवलोकन की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड लिंडमैन ने अपनी पुस्तक में किया था, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसमें सोशल डिस्कवरी में इसको सटीक रूप से वर्णन किया। इसके बाद सहभागी निरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में लोगों के सामने आई। इस प्रविधि को स्पष्ट करते हुए पीएच मान, जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है मेथड्स ऑफ सोशोलॉजिकल इंक्वायरी, उसमें इसे परिभाषित करते हुए कहा, सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह को अत्यधिक घनिष्ठ सदस्य बनकर शामिल होता है। पूर्ण सहभागी अवलोकन से तात्पर्य उस अवलोकन से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में जाकर रहने लगता है, उस समूह की सभी प्रकार की क्रियाओं में भागीदारी होकर एक सदस्य के भांति क्रियाशील बन जाता है। देखिए, पूर्ण सहभागी इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बनी हो। सीधे शब्दों में, अध्ययनकर्ता पूरी तरह अध्ययन समूह का सहभागी, एक्टिव मेंबर बन जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए मुझे किसी जनजाति का अध्ययन करना हो। अब उस जनजाति के रियल फैक्ट्स मुझे निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले उस जनजाति की बोली सीखूंगा, वो कैसा पहनावा पहनते हैं उसको सीखूंगा, और जब अध्ययन करने के लिए जाऊंगा तो पूरी परंपरा का ज्ञान करके वैसा ही चोला धारण करके मैं पूर्ण सहभागी आधार पर उनके बीच में जाकर रहने लगूंगा, उनकी हर क्रिया में सहभागी रहूंगा। तभी तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ कौन कौन सी परंपराएं चलती है, किस प्रकार के व्यवहार के मानदंड वहाँ पर अपनाए गए हैं। इस तरह पूर्ण सहभागी में पूरी तरह एक्टिव मेंबर की तरह भूमिका निभानी पड़ती है। जॉन मेज इसके संदर्भ में कहते हैं, जब अवलोकनकर्ता की हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों से मिल जाती है तो बाहर से आया हुआ अनजान व्यक्ति नहीं रह जाता। इस प्रकार का अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अर्थात बेज के शब्दों में, जब दृष्टा के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों से मिल जाती है, मतलब दोनों के विचार मिलने लगते हैं, तब वो किसी दूरस्थ प्रयोगशाला में आए हुए प्रतिनिधि के समान नहीं रहता, बल्कि वो सहभागी दृष्टा कहलाने का अधिकारी हो जाता है।
सीधी भाषा में हम ग्रामीण अंचल में कहते हैं इन दोनों के हृदय मिल गए हैं। इट मीन्स दोनों के विचार मिल गए। हृदय की धड़कनें मिलने से तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे में इतने घुल मिल गए हैं कि जैसे कहते हैं ना दो जिस्म एक जान, वैसी स्थिति हो गई है अवलोकनकर्ता और अध्ययन समूह के सदस्यों के मध्य। सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था। लिंडमैन कहते हैं कि औपचारिक प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार विधि द्वारा समस्या के तल में नहीं पहुंचा जा सकता, अतः सामाजिक अंतःक्रियाओं के पीछे छुपे हुए व्यक्तिपरक तथ्य असहभाविक अवलोकन के नेत्रों से प्राय ओझल हो जाते हैं। अतः व्यक्तिपरक तथ्यों को समझने के लिए पूर्ण सहभागी अवलोकन का प्रयोग आवश्यक होता है। इसका अर्थ है सोशल डिस्कवरी में लिंडमैन स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम दूसरे प्रकार का अवलोकन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी समूह में 9 बजे जाता हूं और 5 बजे आ जाता हूं, तो समूह के लोगों को पता है कि 9 बजे आएगा और 5 बजे जाएगा, तब तक वो अपना नेचुरल रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे समूह में आकर अध्ययन कर रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है, तो वो अभिनय भी तो कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम पूर्ण सहभागिता की बात करें, जब उन्हीं के बीच में रहना है, उन्हीं के बीच में क्रियाशील सदस्य बनना है, उनके ही विचारों में अपनी सहमति देनी है, उनके साथ श्रम एक साथ करना है, गीत गाने हैं, लोकोक्तियाँ गानी है, उनके बीच एक जैसा सामूहिक माहौल बनाना है, तो फिर जो व्यक्तिपरक तथ्य वो ओझल हो ही नहीं सकते। इस सटीक जानकारियाँ हमको वहाँ पर प्राप्त होती रहती है। इसको परिभाषित करते हुए अलग अलग विद्वानों ने कहा, सबसे पहले हम लेंगे श्रीमती पी.वी. यंग के शब्दों में सामाजिक अवलोकन किस प्रक्रिया में अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाली सहभागी जो विधि है, इसमें अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में रहता है, भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। यानी अवलोकनकर्ता एज ए एक्टिव मेंबर, एक सक्रिय सदस्य के रूप में उस समूह के बीच में जाकर रहता है, वहां जाकर उनकी हर क्रिया में सहभागिता दिखाता है और उसी के आधार पर अध्ययन करता है जिससे कि सार्थक निष्कर्ष निकल सकें। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने परिभाषित करते हुए कहा कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है, उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है और तथ्यों को प्राप्त करता है। यहाँ लुंडबर्ग का कहना सोशल रिसर्च के अनुसार ठीक है कि वो यथासंभव पूरी कोशिश करेगा। ये तो हम भी मानते हैं कि पूर्ण सहभागी का असंभव है, ये मैं नॉन ऑफिशियल बोल रहा हूँ, लेकिन यदि मैं कंसेप्ट के हिसाब से देखूं तो लुंडबर्ग कहते हैं कि ये कठिन कार्य जरूर है, लेकिन हम घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। वह समुदाय में बस जाता है, उस समूह की दैनिक जीवन की क्रियाविधि में भाग लेता है और सम्यक दृष्टि से संपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करता है। तीसरी परिभाषा श्री जॉन ऑबर्ट जेल के अनुसार, उन्होंने कैदियों का अध्ययन करने के लिए अनेक वर्षों तक जेल में कैदियों की भांति रहे और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें सामने वाले का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। मेलिनोवस्की जो एक मानव शास्त्री विद्वान है, उन्होंने पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर रहने वाली अनेक प्रकार की ट्रोबियंटा नाम के द्वीप पर जनजातियों का अध्ययन किया और इस तरह के सहभागी अवलोकन को किया है। फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। अब निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इस पूर्ण सहभागी अवलोकन की विशेषता क्या होती है। पूर्ण सहभागी अवलोकन की विशेषताओं के संदर्भ में अवलोकनकर्ता अवलोकन की जाने वाली परिस्थितियों अथवा समूह में स्वयं भागीदारी करता है। दूसरा, अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता है, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे में इतने घुल मिल जाते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि ये बाहर का व्यक्ति है या हमारे बीच का कोई सदस्य है। उनके सभी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तीसरा है, सत्य की खोज के लिए सजगता, वाक्पटुता व चतुरता के साथ वास्तविक तथ्यों का संकलन करने का प्रयास करता है। इस विधि में उसका एक ही लक्ष्य है, येन केन प्रकारेण अंतिम सत्य तक पहुंचा जाए। सहभागी अवलोकन
के कुछ गुण भी हैं। यह तथ्य संकलन की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जिसमें बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, साक्षात्कार का गुण जुड़ जाता है, इसमें अनुसूची के गुण शामिल हो जाते हैं। इसके गुण को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकनकर्ता जब सहभागी सदस्य के रूप में कार्य करेगा, परिस्थितियों के मध्य सामंजस्यता बनाने लगता है, अध्ययन परिस्थितियां समूह के मध्य प्रत्यक्ष रूप से लंबे समय तक भागीदारी निभाता है, तो निश्चित तौर पर गहन व सूक्ष्म अध्ययन हमें जानकारियां प्राप्त होती है, आंकड़े हम इकट्ठे कर सकते हैं। दूसरा है इसमें स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अवलोकनकर्ता समूह में इतना घुल मिल जाता है कि उसकी उपस्थिति समूह के व्यवहार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती, मतलब वो कोई नई चीज नहीं है, उसे अपने ही समूह का हिस्सा मान लिया जाता है, इसलिए उसके सामने कोई अभिनय नहीं करता और हर व्यक्ति अपना प्राकृतिक व्यवहार प्रदर्शन करता है। ऐसी स्थिति में समूह के वास्तविक व्यवहार को नजदीकी से देखने का उसको भी अवसर मिलता है और अध्ययन कर सकता है। तीसरा बिंदु जो गुण के रूप में है, अधिक विश्वसनीयता का गुण इसमें है। अवलोकनकर्ता संबंधित समूह में रहकर स्वयं अपने नेत्रों से घटनाओं को स्वाभाविक तथा क्रमबद्ध रूप से घटते हुए देखता है, अतः संकलित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय एवं भरोसा योग्य होती हैं, यानी उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि व्यक्तिशय अनुभव उनके बीच में रहकर वो प्राप्त करता है। चौथा बिंदु है संग्रहित सूचनाओं का परीक्षण संभव है, अर्थात अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत रूप से समूह की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता रहता है। अधिक शंका होने पर कोई उसे लगा कि डेटा मिसमैच हो रहा है तो पुनः वैसी परिस्थितियों में सूचनाओं की शुद्धता व विश्वसनीयता की जांच करने लगता है, जिससे सटीक सार्थक जानकारियों से प्राप्त होती है। पांचवा बिंदु है यह एक सरल अध्ययन की विधि है, ऐसा गुण इसमें मिलता है। संबंधित समूह का सदस्य बन जाने के कारण अवलोकनकर्ता घटनाओं एवं परिस्थितियों का सरलता से अवलोकन कर सकता है, यानी जब वो किसी समूह का सदस्य बन गया, लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो सरलता के साथ स्वाभाविक अध्ययन कर सकता है क्योंकि लोग उसमें विश्वास करते हैं, वो उसका सहभागी सदस्य बन चुका है। जनजातियों के संदर्भ में सांस्कृतिक समूह के अध्ययन में यह विधि सर्वोत्तम लाभ की विधि होती है। देखिए कितना भी अच्छा पूर्ण सहभागिता के आधार पर अध्ययन कर लें, कहीं ना कहीं कुछ दोष सीमाएं उसमें आ जाती हैं। पूर्ण सहभागी अवलोकन में भी कई प्रकार के दोष हैं। इसमें पहला दोष तो समाजशास्त्री यही कहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पूर्ण सहभागिता संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियन एवं हर्स्कोविट्ज़ इस विधि को पूर्णतः व्यावहारिक कहते हैं। यह भी सत्य है। उदाहरण के लिए जनजातियों के साथ सहभागिता के दौरान उनके रीति रिवाज, आदतों, मनोवृत्तियों के अनुसार अवलोकनकर्ता का रहना संभव नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि हमें पागलों का अध्ययन करना हो तो वहाँ भी सहभागिता संभव नहीं है, आपको डॉक्टर बाहर निकाल देगा। आप किसी जनजाति की विशिष्ट आदत, रीति रिवाज का एक दृष्टि तक ही अध्ययन कर सकते हैं। आपके कुछ समय बड़े गोपनीय होंगे, जैसे आप शयन करने गए हैं, अपनी दैनिक क्रिया का निष्पादन करने के लिए गए हैं, इस बीच कुछ नया घटित हो गया, कुछ नया हो गया, तो वो तो आपकी आंखों से ओझल हो ही गया। तो आपकी पूर्ण सहभागिता कहाँ रही? क्योंकि आपको 4-5 घंटे अलग एकांत में सोना भी पड़ेगा। इस बीच में किसी समूह का आप अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ कोई चेंज हो गया, कोई आंकड़ा बदल गया, कोई विशिष्ट व्यवहार किया गया, उससे तो आप वंचित रह ही सकते हैं। तो ये सत्य है, पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। दोष उत्पन्न हो गया। आप किसी पागलों के हॉस्पिटल में मानसिक रोगियों का अध्ययन कर रहे हैं, डॉक्टर आपको उनके साथ सुरक्षा के कारण से रहने नहीं देगा, फिर आप सहभागी कैसे बन सकते हैं? दोष आ गया। एम बसु इसके बारे में कहते हैं, एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतः भाग नहीं ले सकता है। दूसरा इसका दोष है व्यक्तिगत प्रभाव। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में इतना घुल मिल जाता है कि कभी कभी अवलोकनकर्ता के व्यवहार एवं स्वभाव का प्रभाव समूह के व्यक्तियों के व्यवहार में भी परिवर्तन ला देता है। ऐसी स्थिति में समूह के स्वाभाविक एवं वास्तविक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं हो पाता। देखिए
इस बिंदु को आप यूँ समझ सकते हैं, पर्सनैलिटी के कारण दोष आना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बड़ा हंस मिजाज है, मजाक करता है, कॉमेडी करता है। अब वो किसी अध्ययन समूह में अध्ययन करने के लिए गया, वहाँ का एक्टिव सदस्य बन गया और वो हर बात पे मजाक करेगा, हंसी ठट्टा करने लगता है, तो सामने वाले लोग उससे प्रभावित होकर वो भी मजाक करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर उनका नेचुरल बिहेवियर तो चेंज हो गया, हो सकता है उनमें बड़े गंभीर प्रकृति के लोग भी रहते हों, और आपकी पर्सनैलिटी का इतना प्रभाव पड़ा कि आपने उनको अपने जैसा रंग में रंग दिया और वो लोग आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, तो नेचुरल जो डेटा है वो तो लॉस हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में पर्सनैलिटी के इफेक्ट इस अध्ययन को प्रभावित करते हैं। तीसरा है साधारण तथ्यों का छूट जाना। कभी कभी अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह से सहभागिता के चलते महत्वपूर्ण तथ्यों को सामान्य समझकर छोड़ देता है, जबकि वे तथ्य अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जब अवलोकनकर्ता पूरी तरह ट्रेंड नहीं है, उसको प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है, वो बेसिक रिसर्च टेक्नोलॉजी नहीं जानता है, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वो ये नहीं जान पाएगा कौन सी चीज़ तो काम की है आंकड़े, कौन से नहीं है। कभी कभी वो अनावश्यक इकट्ठे कर लेगा और आवश्यक तथ्यों को छोड़ भी देगा, तो साधारण तथ्य छूट भी जाते हैं, ये दोष आता है। चौथा है वस्तुनिष्ठता का अभाव। अवलोकनकर्ता की समूह में अत्यधिक सहभागिता उसमें समूह के प्रति लगाव, आत्मीयता पैदा कर देता है। परिणाम स्वरूप वह समूह के अवगुणों को छिपाकर अच्छाइयों को चिन्हित करने लग जाता है, जिससे अध्ययन की वस्तुनिष्ठता में कमी आती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है कि आप अपनी पसंद, रुचि, पूर्वाग्रह से पूरी तरह मुक्त होकर जो दिख रहा है, यथार्थ है, व्यवहारिक है, सामान्यतः देखा जाने योग्य है, उन्हीं व्यवहारों का आप अध्ययन करते हैं। लेकिन लंबे समय तक रहते हुए पूर्ण सहभागी होने की स्थिति में हम वहाँ पर ज़्यादा समय तक जब साथ रहते हैं तो हमारे बाई हार्ट रिलेशन बनने लगते हैं। अब उनके साथ कोई नेगेटिव इफेक्ट भी होगा, उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम इनके बारे में गलत कैसे लिखें, ये हमारे साथी इतने समय तक रहे हैं। पांचवा अत्यंत खर्चीली विधि है। अत्यधिक खर्चा होता है समय का, श्रम का और धन का। अवलोकनकर्ता को अध्ययन समूह से सहभागिता प्राप्त करने, उनका विश्वास जीतने में काफ़ी समय के साथ धन भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उसे वहाँ प्रूफ करना पड़ेगा मैं तुम्हारा ही मेंबर हूँ, और इससे हमारा पैसा, समय, श्रम खर्च होने के कारण यह खर्चीली विधि मानी गई है। सीमित क्षेत्र का अध्ययन। इस प्रविधि से बड़े भौगोलिक समुदाय के सभी लोगों का अध्ययन संभव नहीं है। इसको हम लिटिल कम्युनिटी के आधार पर ही समझ सकते हैं कि छोटे क्षेत्र में ही लोकप्रिय विधि है। अगला बिंदु है भूमिका सामंजस्य में कठिनता। सबसे पहले भूमिका क्या है? रोल। रोल का अर्थ है समाज में अर्जित और प्रदत्त जो हमारे पद होते हैं, उन पदों के अनुसार कर्तव्य पालना करना वो हमारी भूमिका होती है। अब यहाँ पर दो भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका उसे पूर्ण सहभागी सदस्य के रूप में समूह का हिस्सा भी बनना है, एक्टिव मेंबर की भूमिका, और जब वो एकांत में जाएगा तो पूरी तरह अवलोकनकर्ता की भूमिका में तटस्थ होकर, वस्तुनिष्ठ होकर सभी तथ्यों को प्रलेखित करता है। यानी उसे दो तरह के रोल प्ले करने पड़ रहे हैं। अवलोकनकर्ता इन दो भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है। एक भूमिका में अवलोकनकर्ता है और दूसरे में समूह का सदस्य है। अब दोनों भूमिकाओं के बीच में कॉकटेल हो जाता है, कभी कभी फंस जाता है, पूरी तरह उचित भूमिका निर्वाह नहीं कर पाता। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? निष्पक्ष सूचनाएं जो एकत्रित कर सकता था वो नहीं कर पाता। कभी कभी भूमिका संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अवलोकनकर्ता की मेहनत पर पानी फिर सकता है, और इसके संदर्भ में सीए मोजर लिखते हैं कि सहभागी अवलोकन एक व्यक्ति प्रधान क्रिया है। इसकी सफलता बहुत कुछ अवलोकनकर्ता के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है। इस अर्थ में भूमिका सामंजस्य में इसमें कठिनाई आती है। आज की कक्षा में मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली क्लास में मैं इसके जो दो अन्य भाग बचे हैं, अर्ध सहभागी, सहभागी और नियंत्रित अवलोकन के संदर्भ में जो अन्य तथ्य, और ये कॉमन वे में अवलोकन पद्धति सार्थक है, क्या इसमें दोष है,
क्या इसकी अच्छाई है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी कोविड-19 वैश्विक महामारी के मध्य स्वयं को सुरक्षित रखते हुए अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखें और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उनको समाहित किया जाएगा।